हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम खान सर के हिस्ट्री क्लास के बारे में रिवीजन करने वाले हैं। तो डेली वीडियो बनाएंगे खान सर के बारे में। तो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत वीडियो ट्राइपॉड पर बना दे रहे हैं। तो चलिए बनिए, हिस्ट्री इतिहास का खान सर का जो रिवीजन कर रहे हैं वो आज करेंगे। और ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं आज करना है फर्स्ट बार। हिमांशु भैया सुनिएगा, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो खान सर के नोट से अभी रिवीजन कर रहे हैं। तो हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री 3 प्रकार के होता है, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। तो प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में तीनों में पावल जाता है पुरातात्विक तत्व। प्राक ऐतिहासिक में कहा था कि लिखित इसमें नहीं मिला था, कोई साक्ष्य लिखित नहीं मिला था। आद्य ऐतिहासिक में लिखित मिला था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। ऐतिहासिक में लिखित मिला था, इसमें पढ़ा भी गया था। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास है। तो प्राक ऐतिहासिक में स्टोन एज, प्राक ऐतिहासिक का इंग्लिश नाम स्टोन एज है। और स्टोन एज में पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नवपाषाण काल आता है। और पूरा पाषाण काल 25 लाख साल पहले से 12,000 के BC, बर्थ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला हम BC बोल देंगे। तो 25 लाख साल पहले से 12 के पहले। हिमांशु भैया, तो यहाँ के लोग खाना बदोश रहते थे और ये अफ्रीका में पाया गया था इस तरह के। यहाँ के लोग ये यावत थे, है ना। इसी समय में आग का आविष्कार हो गया था, आग की खोज हो गया था। अखेट लोग शिकार करते थे, खाद्य संग्राहक थे। मध्य पाषाण काल 12,000 से 5,000 साल पहले था। यहाँ इसी समय में, इसी काल अवधि में अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी माइक्रोलिथ का भी हो गया था। मध्य पाषाण काल 12 के से 5 के BC। BC मतलब समझ जाइएगा, इसमें BC ही चलेगा। नव पाषाण काल चला था 5,000 से 3,000 साल तक, है ना। तो मध्य पाषाण काल में मुख्य रूप से इसमें अंत्योष्टि कार्यक्रम आया था। और पूरा पाषाण काल में इसको में मुख्य रूप से पूछेगा कि पूरा पाषाण काल में काची का खोज हुआ, तो इसमें आग का खोज हुआ था आखेटक द्वारा। लोग खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक थे, मतलब खाली खाना के फेर में रहते थे, भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे, तो उसी को खाद्य संग्राहक बोला जाता है। और मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम के साथ साथ कृषि का भी खोज हो गया था। 7,000 BC में मेहरगढ़ में, और आवास के रूप में मेहरगढ़ में सुलेमान और कीर्था पहाड़ियों के बीच में गांव बसा कर लोग रहने लगे थे और कुत्ता को पालने लगे थे। और पहली बार गेहूं और जौ की कृषि किया करते थे 7,000 BC में मेहरगढ़ में, सुलेमान और कीर्था पहाड़ियों के बीच, जो कि आज के पाकिस्तान में है। 7,000 BC पहले कृषि का, जैसे कृषि का साक्ष्य मिला। सबसे पहला बार कृषि 7,000 BC पहले हुआ था। ये पाकिस्तान में हुआ था पहला बार कृषि। मेहरगढ़ पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी के बीच। और यहाँ पर सबसे पहले खेती हुआ था गेहूं का और जौ का सबसे पहला बार खेती ईरान में हुआ था। और गेहूं का हुआ था मेहरगढ़ में 7,000 के पहले। तो बोलिए आएंगे सबसे पहले ताम्र पाषाण काल, चिलको लीजी को कहते हैं, उसमें मनका का आविष्कार हुआ। और पहिया नव पाषाण काल में, है ना। चलो, सबसे पहले मद्रास के पल्लव रन में मानव का कंकाल यानी खोपड़ी मिला था। मानव कंकाल मद्रास के पल्लव रन में। मद्रास का न्यू नाम चेन्नई अभी है, पता होगा आपको। मद्रास के पल्लव रन में कंकाल मिला जो मानव का खोपड़ी था। भीमबेटका गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में नर्मदा घाटी विंध्याचल पर्वत के पास है। विंध्याचल पर्वत, सही है। भीमबेटका गुफा चित्र मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, नर्मदा घाटी और विंध्याचल पर्वत के बीच है, वहीं है। सबसे पहले मृदभांड, उसके बाद मनका बना था। ये ना कि सबसे पहले मनका उसके बाद मृदभांड, सबसे पहले मृदभांड बना, उसके बाद मनका बना था। कोल्डीवा जो है ना, वो हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में है, जो चावल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, पुराना वहाँ खेती हुआ था चावल। सबसे पहला बार चावल कोल्डीवे में हुआ था। उसके बाद बुर्जहोम प्रसिद्ध है गर्तवास के लिए, जो कश्मीर में है। कश्मीर में गर्तवास मतलब जमीन के नीचे घर, जमीन के नीचे खोद कर जो जानवर होता था, जमीन के नीचे खोद कर रहता था। तेज हवा चलता था, तो ठंड हवा से बचने के लिए जमीन के नीचे खोद कर उसमें रहता था कि ठंड हवा ऊपर से पार हो जाए, तो उसी को हम गर्तवास बोलते हैं। क्रिश्चियन थॉमसन ने मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास को बांटा था। ये बोले थे कि प्राग इतिहास, मध्य इतिहास और इतिहास को
पत्थर, स्टोन एज, कांस्य युग और लोही युग। इतिहास के कालखंड को इसको शुद्ध रूप से बोला जाता है। इतिहास के कालखंड को त्रियुगीन विभाजन किसने किया? तो क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था 3 रूप में। पहला प्राक ऐतिहासिक को किया था स्टोन एज में, और दूसरा आद ऐतिहासिक को किया था कांस्य एज में, और तीसरा ऐतिहासिक को किया था कि लौह युग। तो स्टोन एज जब पढ़ा जाता है, स्टोन एज तो बोल दिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इसमें हो गया। अब सुनिए, खेती तो सबसे पहला बार व्यवस्थित रूप से हुआ था मेहरगढ़ में, और सबसे पहला बार व्यवस्थित रूप से खेती अगर नवीनतम साक्ष्य के हिसाब से, माने सबसे पहला बार खेती अव्यवस्थित रूप से उसको बोला जाता है। सबसे पहला बार खेती लहुरादेव में हुआ था, वो 8000 साल पहले हुआ था, और मेहरगढ़ में 7000 साल पहले हुआ था। तो वहाँ पर व्यवस्थित रूप से हुआ था, वहाँ पर मनुष्य रहने लगा था। कालखंड में सबसे बड़का कालखंड इसी का था, मेहरगढ़ का था। जो तीनों कालखंड में देखा गया था वो मेहरगढ़ ही था। तो ये व्यवस्थित रूप से हो गया, यहाँ पर आदमी अच्छा से रहने लगा था। लेकिन लहुरादेव में अच्छा से व्यवस्थित रूप से नहीं रहता था। इसी जैसे लहुरादेव में क्वेश्चन पूछेगा कि नवीनतम साक्ष्य के हिसाब से सबसे पहला बार खेती कहाँ हुआ? तो लहुरादेव में। कब हुआ था? 8000 के BC, माने बर्थ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 8000 से। कोपेनहेगन डेनमार्क यूरोप के एक पुरातात्विक स्रोत का म्यूजियम है, मानव संग्रहालय। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। पूछेगा ना कि विश्व में पुरातात्विक स्थल कहाँ है, पुरातात्विक स्थल का म्यूजियम कहाँ है, मैंने पूछ दिया कोपेनहेगन में है, डेनमार्क के कोपेनहेगन में। तो इसको बोला जाता है कोपेनहेगन म्यूजियम पुरातात्विक तत्व के लिए प्रचलित है, या डेनमार्क में है, यूरोप के डेनमार्क में है, जानते होंगे। पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन में है, इसको शुद्ध रूप से बोला जाता है। और समझने के लिए जो कुछ बोल सकते हैं, भारत में पुरातात्विक संग्रहालय पहले मानव संग्रहालय था, तो इसका नाम बदल कर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया। यह कहाँ है? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, सही बोले। संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है ये। या पूछेगा कि इसको चलाता है कौन, इसका मंत्रालय क्या है? हर चीज़ का मंत्रालय होता है, तो यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में पुरातात्विक विज्ञान का जनक कनिंघम को कहा जाता है। अगर पूछ दिया ना कि पूरा वर्ल्ड में पुरातात्विक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन, पूरा वर्ल्ड में पुरातात्विक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिमांशु भैया, हाँ, पूरा जॉन ब्रूस कूट पूरा वर्ल्ड में है। इससे भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहते हैं। जॉन ब्रूस कूट को भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक वैज्ञानिक भी है, पूरा वर्ल्ड में है। लेकिन पूछ दिया कि भारत में पुरातात्विक विज्ञान का जनक कौन है, तो कनिंघम है। कोपेनहेगन में है विश्व संग्रहालय, जानते हैं आप लोग, डेनमार्क में है कोपेनहेगन। और भोपाल में है मानव संग्रहालय, भोपाल में है मानव संग्रहालय। इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो न्यू चेंज हो गया है। और यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोबारा पढ़ दिए। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो लहुरादेव से मिला था। लहुरादेव यहाँ अव्यवस्थित रूप से खेती हुआ था। हिमांशु भैया, भारत में पहले चावल का साक्ष्य कहाँ मिला था? यहाँ से, यूपी के कोल्डिवा से, यूपी के कोल्डिवा। पत्थर पाषाण काल यानी स्टोन एज में ना पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल आता है। तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, ठीक। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ यानी पशुपालन भी शुरुआत हो गया था कृषि के साथ साथ। अब पशुपालन में इसका सबसे देखा गया है आदमगढ़ में, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ में देखा गया इसका साक्ष्य मिला है, ठीक ना, मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में कुत्ता पालना जाना लगा था, व्यवस्थित रूप से जानवर पालना जाना था। ऐसे विशाल 100 का ढेर मिला था, जिसको मेघालिथ कहा जाता था नव पाषाण काल में। और ताम्र पाषाण काल में तो चिल्कोलिथ। कृषि से 3 चीज़ समझिए। एगो जो सबसे पहले ईरान में हुआ था, गेहूँ मेहरगढ़ में 7000 BC, और चावल कोल्डिवा उत्तर प्रदेश भारत। नवीनतम खोज के यानी नवीनतम साक्ष्य के अनुसार उत्तर प्रदेश के लहुरादेव में चावल 8000 BC में हुआ था। प्रथम कृषि के लिए प्रसिद्ध है ना। सबसे ज़्यादा मृदभान गेरू वर्णीय रंग का था, जो कि हस्तिनापुर में ज़्यादा पाया गया था। तीनों काल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो तीनों काल का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है, जो कि अभी पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। बिहार में सबसे प्रसिद्ध जगह पुरातात्विक स्रोत का कहाँ है? तो छपरा का चिरांद है, छपरा का चिरांद। बिहार में सबसे प्रसिद्ध जगह पुरातात्विक स्रोत का कहाँ है? तो छपरा का चिरांद।
बहादुर रायगढ़ उत्तर प्रदेश का है जो जगह है वो पशुपालन के लिए पशुपालन के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो पशुपालन के 3 गो प्रसिद्ध है। एगो मध्य प्रदेश के आदमगढ़, उत्तर प्रदेश के बहादुर रायगढ़ और राजस्थान के बागोर। 3 चीज़ है ना जो जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, पशुपालन के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और खेती में नौ प्रसान के लिए लौहरा देव मेहरगढ़। मध्य प्रसान काल में एगो और काम हो लिया 2 गो, एगो दमदमा उत्तर प्रदेश में 100 मिल रहा, ठीक ना। अब महादा यूपी से हड्डियों का औजार मिले। तो क्वेश्चन आ सक रहा है कि 100 कहाँ से मिला था मध्य प्रसान काल के अवशेष? तो दमदमा 100 मतलब समझे एक साथ 100 का ढेर मिला था, 15 गो लाश मिला था एक के साथ दफनाया हुआ। इसका मतलब यह है कि एक साथ किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था। जो दफनाया हुआ साक्ष्य मिला था उसमें किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था। इससे यह पता चलता है कि ये जो लाश यहाँ पर है कभी न कभी इसके साथ दुर्घटना हुआ है, आतंकी विदेशी आक्रमण हुआ है, इसीलिए किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। और गेरू और नियम में ढांड सबसे ज़्यादा हरियाणा में हस्तिनापुर में है। कौन सा ऐसा व्यक्ति था ना जो कहा था कि इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम? तो ब्यूरी साहब जो थे वो कहे थे कि इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। सिंधु घाटी सभ्यता का मैसेज कौन दिया था? चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता का मैसेज दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में 350 शहर थे, जिसमें से कितना 200 शहर गुजरात में, अपने भारत गुजरात में। मानव जाति का पालना किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। मानव जाति का पालना एशिया को कहा जाता है, लेकिन मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका को, लेकिन सभ्यता की पालना एशिया को कहा जाता है। मानव जाति का पालना जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण खुदाई का आदेश दिया था। खुदाई का आदेश किसको दिया था? तो दयानंद साहनी को खुदाई का आदेश दिया था जॉन मार्शल, क्योंकि जॉन मार्शल बहुत बड़ा अधिकारी थे, वो खुद खुदाई नहीं कर सकते थे, तो आदेश जैसे खुदवाए थे दयानंद साहनी से। तो ये नौदा टोली का उत्खनन मध्य प्रदेश में है। नौदा टोली उत्खनन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह ताम्रप्रसाद नौदा टोली का उत्खनन मध्य प्रदेश से है, सही बात है। ये संकलिया ने खुद उत्खनन किया था। इसे संकलिया ने उत्खनन किया था। और ताम्रप्रसान काल का सबसे बड़ा स्थल। यहाँ सबसे ज्यादा तांबा के औजार मिला था, ढेर मानी तांबा के औजार मिला था। तो इससे पता चला कि ये ताम्रप्रसान का सबसे बड़ा स्थल नौदा टोली है। नौदा टोली मध्य प्रदेश संकलिया है। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल कौन है? तो पहले धौलावीरा था बड़ा स्थल, लेकिन राखीगढ़ी मिल गया हरियाणा में ना, तो राखीगढ़ी नंबर 1 पर चल गया। सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का राखीगढ़ी, उसके बाद धौलावीरा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा। अगर पूछ दिया कि सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, तो सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो मोहनजोदड़ो। अब यहाँ देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो त्रिभुजाकार में फैला हुआ था, ठीक ना। तो उसके तीनों जगह का नाम क्या था? तो वो उत्तरी छोर का नाम था मांडा, उत्तरी छोर का नाम था मांडा, कश्मीर में था। जो कश्मीर। पश्चिमी छोर का नाम था डैमाबाद। पश्चिमी छोर का नाम था यहाँ सुतका गेंडोर हाँ, पश्चिमी छोर का नाम था, दक्षिणी था सुतका गेंडोर, दहमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी था आलमगीर जो दिल्ली के उत्तर प्रदेश से दिल्ली के निकट आता है ना कि सबसे ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे कम विकास किस दिशा में हुआ था? तो पूर्वी भाग में पूरा तात्विक विभाग वायसराय ने चालू किया था। वायसराय पहले अंग्रेज के ज़माना में वायसराय होता था, गवर्नर के जगह पर वायसराय होता था। तो पूरा तात्विक विभाग वायसराय ने चालू किया था। भारत का कौन सा वायसराय था जिसने सर्वेक्षण विभाग चालू किया था? तो लॉर्ड कर्जन था। पहले अंग्रेज जो था उस गवर्नर के पद पहले रहता था, तो गवर्नर को हटाकर वायसराय बनाया गया था। तो इसीलिए हम वायसराय बोल रहे हैं। तो बोल रहा है कि भारत में कौन सा वायसराय था जिसने सर्वेक्षण विभाग चालू किया था? जो लॉर्ड कर्जन ने चालू किया था सर्वेक्षण विभाग चालू। अच्छा, ये जो तीनों था, ये तीनों जो है मांडा, सुतका गेंडोर, दानाबाद है, तो सब किस नदी का किनारा था? तो इसका ट्रिक है सम प्लस ऐड। डच है पर भारत में नहीं। तो ड से डास्क नदी, म से मांडा, डच, च से चिनाब नदी, डच है, ह से हिंद नदी, हिंडन नदी, डच है पर प से परवरा नदी, डच है पर भारत में नहीं। चिनाब, चिंडन, परवरा। सम प्लस ऐड। सुतका गेंडोर, मांडा, दहमाबाद, ए से आलमगीरपुर, डी से दहमाबाद। सम प्लस ऐड।
रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों थे। बृहद स्मारकों का दफनाने का स्थल को नवपाषाण काल में मेगालिथ कहा जाता है। मेगालिथ कहा जाता है। मेगालिथ क्यों कहा जाता है हम बताते हैं। मेगालिथ मतलब बड़का हो गया, आप वर्ड से ही पकड़ लीजिए कि मेघा मतलब बड़का। तो नवपाषाण काल में था ना, एक जगह ढेर मानी लाश बिछा जैसे दफनाया हुआ था एक जगह ढेर मानी लाश। तो ढेर मानी लाश दफनाया था तो इसका नाम पड़ गया मेघा, और मेघा के साथ लिथ लग गया था मेगालिथ। ठीक है, मेगालिथ। अब इसमें क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसा है। अब हम लोग का लिपि है कैसा, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि मतलब सीधा से उल्टा की ओर लिखते हैं। अब उल्टा से सीधा लिखेंगे तो ये खरोष्टी लिपि हो गया, लेकिन सीधा से उल्टा माने ऐसे लिखेंगे तो ये देवनागरी लिपि हो गया। तो अब पूछेगा हम लोग तो देवनागरी लिपि में है, लेकिन सिंधु सभ्यता में कैसा लिपि था। तो उस समय भाव चित्रात्मक लिपि था। भाव चित्रात्मक मतलब फोटो देखकर पता चलता था कि ये लड़ाई होने वाला है। जो 1-2 क्लास में बच्चा जो फोटो देखकर पढ़ता है, भाव चित्रात्मक मतलब फोटो लगा हुआ है, बिल्ली के पीछे भाग रहा है, बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है। ताम्रपाषाण काल के में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को किस दिशा में दफनाते थे, किससे? नॉर्थ, तो ये चुंबक की दिशा में, चुंबक की दिशा, नॉर्थ साउथ। किस जगह से मानव के साथ साथ कुत्तों के भी दफनाने का साक्ष्य मिला? तो बुर्ज होम कश्मीर। बुर्ज होम कश्मीर कुत्तों के साथ साथ मानव रोपर भी होते ही, लेकिन कश्मीर भी रोपर। गैरिक मृदभांड ताम्रपाषाण काल चिरकोलिथ। अब कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हड़प्पा है, यह हड़प्पा से ही रिलेटेड। तो इसका सबसे पहले में जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मेंसन। सबसे पहले सर्वेक्षण कौन किया था? कनिंघम। सबसे पहले नामकरण कौन किया था? मार्शल, जॉन मार्शल। सबसे पहले खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी। इसका एरिया कितना था? 13 लाख किलोमीटर। 13 लाख। सिंधु सभ्यता का एरिया था जो त्रिभुजाकार में फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता कहाँ से लेकर सुटका गैंडोर से मांडा से लेकर दैमाबाट तक फैला हुआ था त्रिभुजाकार में। यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इसका आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, इसका आकार त्रिभुजाकार था। और एक बार फिर से देखो, सम प्लस ऐड। तो सम प्लस ऐड है ना, तो स से सुटका गैंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। तो डच है, तो सम है ना, तो सुटका गैंडोर, डास्क नदी, अच्छा मांडा, चिनाव नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, ये कौन सी डी है दैमाबाद, परवरा नदी। तो ठीक है, लिख कर अपना अथी करिएगा। हड़प्पा 1921 में हुआ था खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा। ये अभी माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान में है। ये रावी नदी के किनारे है ना। हड़प्पा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई कौन किया था, दयाराम साहनी का सबसे पहला किसका, कौन शहर का खुदाई हुआ था? तो हड़प्पा शहर। 1921 कब हुआ था? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। दयानंद सहानी ने हड़प्पा की खुदाई कराया था 1921 में। यह रावी नदी के किनारे है हड़प्पा, और पाकिस्तान में पड़ता है। माउंट गोमरी जिला है पाकिस्तान के, वहीं पर हड़प्पा पड़ता है। अब वो माउंट गोमरी का नाम बदल गया है, न्यू नाम पड़ गया होगा, लेकिन उस समय में माउंट गोमरी जिला था वहाँ पर। हड़प्पा में काची मिला था खुदाई करने के बाद। सिंधु सभ्यता में खुदाई हुआ था तो बहुत कुछ मिला था। तो हड़प्पा से काची खुदाई करने के बाद मिला था। तो कुम्हार का चाक मिला था। कुम्हार के चाक के बाद श्रमिक आवास, माने यहाँ पर ढेर माने मजदूर रहता था, तो इसका श्रमिक आवास यहाँ पर था। यहाँ पर अन्नागार, जहाँ पर मजदूर रहेगा वहाँ पर खाना तो जरूर खाएगा, तो यहाँ पर अन्नागार मिला था। और मजदूर पूजा करता था, तो यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिला था। तो मातृ देवी की मूर्ति और ओखली के बाद ताबूत मिला था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि ताबूत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। और यहाँ पर RH-37 कब्रिस्तान मिला है। और जो अभी की लिपि से मैच कर जा रहा है RH-37, उस समय लिपि दूसरा था, अभी की लिपि से RH-37 मैच कर जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे RH-37 बोल दे रहे हैं। और मेन बात यहाँ पर हाथी की खोपड़ी मिला था। क्वेश्चन पूछ देगा कि हाथी की खोपड़ी कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा से मिला था। और एक सिंघीय जानवर कहाँ मिला था? पहले गाय या बैल भैंस नहीं चलता था, पहले गाय भैंस बैल का साक्ष्य नहीं मिला था सिंधु सभ्यता से। यहाँ पर एक सिंघीय जानवर का साक्ष्य बहुत मिला था। एक सिंघीय जानवर घोड़ा का मिला था, फिर यही सब का मिला था, लेकिन गाय का नहीं मिला था। तो एक सिंघीय जानवर का साक्ष्य कहाँ से मिला था सिंधु सभ्यता में, क्वेश्चन पूछता है। और तो आंसर है ऑप्शन में देले रहेगा हड़प्पा, मार देना है हड़प्पा ऑप्शन। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ये POK में है, रावी जिला है, माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान।
यहाँ से कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी, एक सिंगीय जानवर। एक सिंह। अब दूसरा है, अब बोलो। अब हड़प्पा की खुदाई के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था। मोहनजोदड़ो शहर मिला था, उसका खुदाई चालू हो गया था 1922 ईस्वी में। इसका खुदाई कौन किया था? राखाल दास बनर्जी ने इसके खुदाई चालू करवाया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराया? तो राखाल दास बनर्जी ने। ये लड़काना जिला में, यह भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन यह लड़काना जिला, पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। लड़काना जिला अभी खोजिएगा मैप में तो नहीं मिलेगा, अभी उसका नाम न्यू हो गया है। लड़काना जिला उस समय का नाम था, पाकिस्तान के लड़काना जिला। या मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है भाई। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर बहुत लाश मारकाट बहुत हुआ था, तो यहाँ पर मृतकों का टीला मतलब लाश बहुत मिला था, तो इसे मृतकों का टीला कहा गया था मोहनजोदड़ो का। और ये सिंधु नदी के किनारे, यह सिंधु नदी के किनारे है। क्वेश्चन यह पूछता है कि मोहनजोदड़ो कौन नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सही बात है। और यहाँ पर मिलने वाला सामान का चीज था, यहाँ पर मिला था पुरोहित आवास। और पुरोहित आवास मतलब वहाँ पर पंडित रहते थे, पुजारी रहते थे, तो उसे पुरोहित आवास कहा गया। पंडित जहाँ रहेंगे वहाँ पर पुरोहित आवास ही मिलेगा। और यहाँ पर स्नानागार मिला था, पंडित जी नहाते थे स्नानागार में, तो उसी को स्नानागार कहा जाता है। खाना खाने जाते थे, स्नान करके खाना खाने जाते थे पंडित जी। कोई पंडित जी स्नान करके खाना खाते हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि पहले ही खाना खा लेते हैं। तो कोई पंडित जी स्नान करके खाना खाते हैं, तो इसमें ट्रिक बैठ गया है कि पहला पुरोहित आवास मिला, उसके बाद स्नानागार के बाद अन्नागार माने खाना खा गए थे। अब अन्नागार के बाद क्या चीज मिला था? कुआं मतलब खाना खाने के बाद कोई पानी पीता है, तो कुआं में जाते थे पानी पिए। तो पूछेगा कि कुआं का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अब कुआं के बाद अब पानी पीला के बाद कपड़ा पहनेंगे, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला? कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सूती वस्त्र, कपास के उस समय कपड़ा चलता था, सूती वस्त्र को कपास कहा जाता है दूसरा ना। तो कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अब वस्त्र पहन के चौड़ी सड़क पर चलते थे पंडित जी। पहले के रोज चौड़ी सड़क होती थी। चौड़ी सड़क, तो कहने का मतलब है हमारा ये नहीं कि वो चौड़ी सड़क पर चलते थे। चौड़ी सड़क का साक्ष्य कहाँ से मिला, माने चौड़ा सड़क का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन ये है मेन, वो तो ट्रिक बैठा हुआ है। अब चौड़ी सड़क पर खाना उना खा के चौड़ी सड़क पर जाते थे, चौड़ी सड़क से पूजा करने जाते थे पशुपति शिव के पूजा करने के बाद सभा में जाते थे। कोई पंडित जी के, राजा महाराजा के यहाँ सभागार रहता था, वहीं पर कुछ अथी में रहते थे, दरबार में रहते थे, तो सभा में जाते थे, तो सभा में नाच होता था। तो हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि सभा में वो नाच देखने जाते थे। पूछेगा कि सभागार का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से। हम ये कहना चाहते हैं। और उसके बाद नाच देखते थे, नृत्य होता था। हाँ, तो यहाँ पर नृत्य होता था, मोहनजोदड़ो में नृत्य भी होता था। और यहाँ पर कांसा माने शीशा के नर्तकी मिले था, फोटो मिला था, मतलब मूर्ति मिला था, स्टैच्यू। शीशा के नर्तकी कहाँ से मिला था? कांसा शीशा मतलब तांबा। कांसा मतलब तांबा थोड़े होता है। कांसा की मूर्ति और तांबे का ढेर। हाँ, कांसा की मूर्ति मिला था, कांसा की नर्तकी मिला था, तांबा का ढेर। और तांबा का यूज नहीं होता था, बहुत सारा हो गया था तो यूज नहीं होता था, तांबा का ढेर। कांसा के नर्तकी मिला था ना। तो पूछेगा कि कांसा के नर्तकी का मूर्ति मिला था, इसका साक्ष्य कहाँ से है? तो मोहनजोदड़ो से। और पूछेगा उस समय तांबा का यूज बहुत कम होता था, कहा कि कांसा आ गया था, कांस्य युग में तक कोई, जैसे तांबा बहुत पुराना था, वो तांबा बहुत पुराना ना था, तो यूज नहीं करता था, यूज तांबा नहीं करता था। तो अब लोहा के जगह पर आदमी स्टील यूज कर रहा है, तो पहले अथी शीशा कांसा आ गया था, तो अथी के छोड़ दिया था तांबा को, तो तांबा का ढेर बहुत हो गया था। तो यहाँ पर बहुत सारा तांबा का ढेर मिला था। तो संक्षिप्त रूप से हिमांशु भैया बताएंगे, बोलिए। पहले पढ़े हमने क्या, ये सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा से रिलेटेड था, ठीक है। हड़प्पा, तो इसका सबसे पहली जानकारी दिया था चार्ल्स मेंसन। हड़प्पा में सबसे पहली सिंधु घाटी सभ्यता का कौन दिया था जानकारी? चार्ल्स मेंसन। सबसे पहला सर्वेक्षण कनिंघम। सबसे पहला नामकरण जॉन मार्शल। सबसे पहले खुदाई दयाराम साहनी 1921 में मोहनजोदड़ो के ना, हड़प्पा के सॉरी। और उसके बाद सबसे पहले उसका एरिया था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख वर्ग। उसके बाद इसका आकार था त्रिभुजाकार। ऊपर फैला, उत्तर में फैला था, उत्तर में फैला था मांडा, सुक्का गेनोर पश्चिम में, दक्षिण में दायमाबाद, उत्तर में पूरब में आलमगीरपुर, जो दिल्ली और यूपी के निकट है। अब बड़ा हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोदा गया। वो रावी जिला में है, माउंट गोमी जिला पाकिस्तान। वहाँ से कुछ मिला, कुमार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी और एक सिंगीय जानवर, ठीक। फिर मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ,
राखलदास बनर्जी के द्वारा जी। लड़काना जिला में लड़काना जिला। सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से मिला पुरोहित आवास, स्नानागार, स्नानागार, अन्नागार, अन्नागार, कुआं, सूती वस्त्र सूती वस्त्र, यानी कपास का था। कपास का, चौड़ी सड़क पर चल के पशुपति शिव के पास सभागार, नृत्य देखे तो वहाँ नृत्य हुआ, कांसे की मूर्ति मिली, उसके बाद तांबे का तांबे ढेर, का ढेर। उसके बाद स्टार्ट हुआ चंद्रहुद्रो। अब पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो पहले पंडित जी पहनते थे कपास, सूती वस्त्र पहनते थे, तो कपास का साक्ष्य मिला है ये भी मोहनजोदड़ो पूछता है से। ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों पर किस जानवर का साइन रहता था? एक सिंगीय जानवर का एक साइन सिंगीय रहता जानवर था। का। क्वेश्चन ये भी आता है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का साक्ष्य नहीं था, तो ऑप्शन आता है गाय। हाँ सही तो बोला। गाय का साक्ष्य नहीं मिला। गाय का साक्ष्य, गाय को देखने को नहीं मिला था उस समय, एक सिंगीय जानवर था, एक सिंगीय। चंद्रहुद्रो के बारे में कहो। चंद्रहुद्रो अच्छा अच्छा, चांदी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? चांदी के साक्ष्य चांदी का साक्ष्य बहुत पहले ही हड़प्पे से मिल गया था। मिल होते। अब चंद्रहुद्रो आ गया, अब हड़प्पा की खुदाई हो गया, मोहनजोदड़ो की खुदाई हो गया, मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद चंद्रहुद्रो मिला था। तो चंद्रहुद्रो के खुदाई किया था गोपाल मजूमदार ने। मजूमदार यह भी सिंधु नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे था। और यह भी पाकिस्तान के एगो नवाब शाह जिला था। अब नवाब शाह जिला रियल नाम चेंज हो गया है वहाँ का, लेकिन नवाब शाह जिला उस समय का नाम था, नवाब शाह जिला में मिला था, पाकिस्तान में मिला था। अब यहाँ पर फीमेल से संबंधित सामान मिला था, जैसे मेकअप हो गया, काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया और गुड़िया हो गया। सब पहले औरत सब माने लड़कियाँ से संबंधित सामान कहाँ से मिला था? तो चंद्रहुद्रो से। कुत्ता और बिल्ली। कुत्ता और बिल्ली का अथी मिला था, फोटो मिला था। और आगे 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 बिल्ली चल रही थी, पीछे पीछे कुत्ता चल रहा था, दोनों के पाँव के निशान था। तो उससे यह अनुमान लगाया गया कि बिल्ली के खदेड़ रहा है कुत्ता पकड़ने के लिए। और तो इसी से मिला कि कुत्ता को खदेड़ते हुए, बिल्ली को खदेड़ते हुए कुत्ता का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो चंद्रहुद्रो से। अब यहाँ से चंद्रहुद्रो से काची काची मिला था? मेकअप का सामान मिला था, लड़की से संबंधित सामान मिला था, काजल का सामान मिला था, लिपस्टिक का सामान मिला था। ये सब तो लड़कियाँ लगाती है सॉरी। अब गुड़िया का सामान मिला था। गुड़िया कौन बनाता है? लड़कन बनाता है गुड़िया, लड़कियाँ ना बनाते रहती है गुड़िया, डॉल बेबी खेलित रहती है। अब मनका माने मनका केकरा बनाए भर छुट्टी है, लड़की बनाती है मनका। मनका मतलब हरिया। और सुई धागा कौन बिनित रहता है? सुई धागा मतलब पुरुष वो धागा लेके सूटर बिनित रहती है। तो सुई धागा का साक्ष्य चंद्रहुद्रो से मिला है। डॉग कैट का जो पंजा का साक्ष्य मिला था, डॉग कैट। अब अलंकृत ईंट, अब ईंटा है तो ईंटा पर कोई लड़का के फुर्सत है फोटो छापे पर, तो अलंकृत ईंट औरतें ना छापती थी, तो औरत से संबंधित ऐसे सामान। दुर्ग रहित किला, चंद्रहुद्रो एक ऐसा शहर था ना कि दुर्ग रहित किला मिला था। मतलब पहले था ना कि अथी कोई शहर था तो अच्छा ढंग से व्यवस्थित बनाया जाता था, चारों पार्टी से विदेशी आक्रमण के लिए किला बना दिया जाता था चारों पार्टी से। लेकिन चंद्रहुद्रो में ऐसा नहीं था, इसमें किला नहीं बनाया हुआ था। और टेढ़ी मेढ़ी सड़क मिलता था। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता था, इसमें सोज सड़क मिलता था पूरब से पश्चिम की ओर। लेकिन पहली ऐसी जगह थी पहली ऐसी जगह थी ना जहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़क मिला था, चंद्रहुद्रो एकदम खराब अथी रूप से मिला था। चांदी का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था? हड़प्पा से मिला था। अब देखिए, अब चंद्रहुद्रो के बाद आया सुतका गेंडोर। इसका कोई ज़्यादा अथी नहीं है, महत्व नहीं है। ये डास नदी के किनारे था, पश्चिमी छोर है, ओरेनस्टाइन है बस। आर्नेस्टाइन इसका खुदाई किया था। ओरेनस्टाइन यह पश्चिम भाग में फैला हुआ है बहुत। यहाँ छोटा सा बंदरगाह है, यह छोटा सा बंदरगाह है जो सुतका गेंडोर है ना, छोटा सा बंदरगाह है। और उसके बाद सुतका गेंडोर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग है। आगे हिमांशु भैया बोलेंगे चंद्रहुद्रो और सुतका गेंडोर के एक दूरी में। चंद्रहुद्रो जिनकी खुदाई गोपाल महमूदार ने किया था, ये सिंधु घाटी सब सिंधु में था। सिंधु नदी के किनारे है। हाँ, ये नवाब शाह पाकिस्तान में है। यहाँ से अक्सर ज़्यादा से सामान फीमेल की ही मिली है। फीमेल का मेकअप, काजल, लिपस्टिक, गुड़िया, मनका, सुई धागा, डॉग कैट एंड अलंकृत ईंट। और पहला कि यहाँ पे दुर्ग रहित किला भी था, और साथ में टेढ़ी मेढ़ी सड़कें भी थी चंद्रहुद्रो की। और सुतका गेंडोर से ओरेनस्टाइन ने खुदाई किया था। ये डास्क नदी किनारे है, और ये उत्तरी छोर है, और ये ये पश्चिमी छोर है, पश्चिमी सुतका गेंडोर पश्चिमी छोर। और चांदी का साक्ष्य भी सबसे पहले हड़प्पा से मिला था। चांदी का साक्ष्य बहुत पहले ही हड़प्पे से मिल गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि चांदी का साक्ष्य कहाँ से मिला है बाबू? तो हड़प्पा से मिला है। अब सुरकोटदा से पता है काची मिला है? घोड़ा का कंकाल का मिला है सुरकोटदा से। इसे सुरकोटदा से घोड़ा का कंकाल मिला है। यहाँ पर कलश समाधान मिला है। कलश समाधान मतलब नहीं समझे? कलश समाधान कहने का अर्थ मेरा यह है कि कलश समाधान में कलश बहुत बड़का कलश होता था, उसमें ही जो लाश होता था उसमें अथी आदमी को पैक कर कर कलश के साथ दफना दिया जाता था।
कलश छोटा मोटा कलश नहीं समझिएगा, ऐसा कलश जिसमें आदमी अच्छा रूप से हट जाए, वैसा कलश। तो कलश समाधान कहने का अर्थ यह है कि कलश में ही आदमी को रखकर जो मरता था उसे रख कर दफना दिया जाता था, तो उसे कलश समाधान कहा जाता है। सुरकोटदा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि सुरकोटदा से घोड़ा कंकाल का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो सुरकोटदा से। कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो सुरकोटदा से। और रंगपुर से काची मिला था, धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला था, रंगपुर से। यह गुजरात में है रंगपुर, और रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला था। अब लोथल देखो, लोथल बहुत बड़ा महत्व है इसका, लोथल का। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। केवल लोथल एक ऐसा शहर था ना जहाँ के दरवाजे सड़क पर खुलते थे। अब सिंधु सभ्यता में ऐसा था ना कि किसी का दरवाज़ा इतना अच्छा व्यवस्थित ढंग से, इतना जैसे यहाँ पर इतना ज़्यादा व्यापारिक स्थल था ना, जैसे लोथल इतना व्यापारिक स्थल था ना कि इसका शहर रोड पर खुलता था। लेकिन सिंधु सभ्यता में जो अन्य जगह है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा हो गया ना, इसमें जो घर होता था उसका दरवाज़ा रोड पर नहीं खुलता था, रोड के पिछला वाला भाग में खुलता था दरवाज़ा। लेकिन लोथल एक ऐसा शहर है ना जिसका दरवाज़ा रोड पर खुलता है। काहे रोड पर खुलता है, क्या कि लोथल यहाँ विदेशी व्यापार बहुत होता है, यहाँ फारस बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, मैंने बहुत विदेशी, यहाँ पर बंदरगाह भी मिला है। तो इसीलिए पीछे से जैसे व्यापार होगा तो आगे से, जैसे घर के आगे दरवाज़ा खुला रहता है तो ज़्यादा व्यवस्था, जैसे ज़्यादा अच्छा से सामान वो अथी कर जाएगा, गाड़ी से अथी बैलगाड़ी जो हो गया, जो जैसा गाड़ी होगा उस समय आगे के दरवाज़ा से ज़्यादा सामान लोड होता होगा, पीछे कौन जाता है गाड़ी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहला ऐसा शहर कौन था जिसका दरवाज़ा सड़क पर खुलता था, तो लोथल। यह कहाँ है, गुजरात में, यह भोगवा नदी के किनारे। अब लोथले से मिला था सी पोर्ट, बंदरगाह लोथल से मिला था। अब बंदरगाह का ही नाम, दूसरा नाम पतन है, और वही पतन बंदरगाह का नाम गोदीवारा है। यहाँ पर व्यापार बहुत होता था, यहाँ पर फारस का मोहर मिला था, ईरान का मोहर मिला था, ईरान से बहुत ज़्यादा, इराक का, सॉरी ईरान जैसे फारस जो बोले ना, फारस सभ्यता ईरान का है। तो यह जो लोथल था, जैसे बहुत ज़्यादा व्यापार होता था ईरान से, तो यहाँ पर फारस का सभ्यता मिला है। और यहाँ का सिक्का मिला है फारस में, और फारस का सिक्का मिला है यहाँ लोथल में। तो इससे पता चला है कि दोनों में व्यापार होता था, विदेशी व्यापार होता था। हिमांशु भैया बोलेंगे अब। गुजरात में धौलावीरा एक ऐसा जगह था ना जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था, राखी गढ़ी से पहले तक। ठीक। सुरकोटदा जो घोड़े की हड्डी के लिए फेमस है, जो घोड़े की हड्डी वहाँ से मिली थी, और कलश सावधान हुआ था सुरकोटदा से। रंगपुर से धान की भूसी, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी और कलश सावधान। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है, वहाँ तो पहले तो बंदरगाह है मिला है वहाँ से, है ना, जिसको पता नहीं गोदीवारा कहा जाता है। यहाँ व्यापार की मोहरें मिली है, व्यापार के कारण, है ना, फारस की मोहरें। केवल लोथल के दरवाजे सड़क पर खुलते थे, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी सड़कें मिली थी वो घर के दरवाजे पीछे के खुलते थे। लेकिन इसमें कहाँ हुआ तो खुलते थे, रोड पर खुलते थे, ताकि व्यापार सही ढंग से हो सके। तो यहाँ पे युगल सावधान यानी सती प्रथा को भी देखा गया, यहाँ साक्ष्य मिला है। युगल सावधान और सती प्रथा का साक्ष्य मिला था लोथल से। हाथी का दांत भी मिला है लोथल से, लेकिन हाथी का खोपड़ी कहाँ से मिला था, हड़प्पा से। हाथी का खोपड़ी हड़प्पा से मिला था, लेकिन हाथी का दांत मिला है लोथल से। ठीक है। हर तरह का अंतिम संस्कार लोथल में होता था। लोथल एक ऐसा शहर था ना, यहाँ पर हर तरह के अंतिम संस्कार होता था। हर तरह का अंतिम संस्कार कहने का मतलब यहाँ पर कलश समाधान भी होता था, युगल समाधान भी होता था। युगल समाधान मतलब समझे? युगल समाधान कहने का मतलब है कि आदमी के साथ साथ जो उसको चाहने वाला था उसको भी दफना दिया जाता था, जो कुत्ता उसका सबसे प्रिय रहता था उसको भी दफना दिया जाता था। तो इसी को युगल समाधान का। यहाँ पर आदमी अपने जैसे लाश को दफनाता भी था, यहाँ पर आदमी लाश को जलाता भी था। अब यहाँ पर काहे हर तरह के अंतिम संस्कार होता था। लोथल में हर तरह के बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, तो यहाँ पर हर तरह के लोग आकर रहते थे। जैसे कोई शहरी एरिया है तो शहर में बहुत दूर दूर के आदमी आकर रहते हैं, तो यही लोथल पर बहुत जगह के आदमी आकर रहता था। हर धर्म के आदमी आकर रहता था, हर समाधान के आदमी आकर रहता था। तो इसीलिए सब अपना अपना अंतिम संस्कार करता था। तो यहाँ पर हर तरह के अंतिम संस्कार होता था। अब आ जाइए हिमांशु भैया। रोपर। अब आ गया रोपर। रोपर कहाँ है पता है? रोपर पंजाब में है। रोपर पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था। रोपर पंजाब में सतलज नदी के किनारे है।
सतलज नदी के किनारे है रोपर, और इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यज्ञदत्त शर्मा। जैसे रोपर से कांची का साक्ष्य मिला है, हम बता देते हैं। रोपर से मेन रूप से एक गो साक्ष्य मिला है। कांची का साक्ष्य मिला है कि कोई आदमी मर जाता था ना, तो जो अपन कुत्ता के पालने रहता था, साथ में पालता था, वो कुत्तों को साथ जिंदा ही दफना माथा पर मार के जैसे ब्रेन हेमरेज करके दफना देता था। तो यहाँ पर यही साक्ष्य मिला है कि आदमी के साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया जाता है। इंसान के साथ कुत्ता इंसान के साथ कश्मीर में भी दफनाया जाता था। लेकिन रोपर पे जैसे रोपर मेन रूप से क्वेश्चन पूछता है तो अपना मारते रहिए ऑप्शन। और रोपर के बाद आता है बनवाली। बनवाली हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा रोपर जो बनवाली है ना, रंगोई नदी के किनारे है। सही है। बनवाली खाली इसका नाम है, लेकिन यहाँ पर कुछ बनल नहीं है। यहाँ पर नाली नहीं बनल है, यहाँ पर रोड टेढ़ा मेढ़ा है। यहाँ पर इसका खोज किया था रविंद्र सिंह, ये तो भूल गए बोलना। बनवाली का खोज किया था रविंद्र सिंह ने, खोजा था बनवाली का खोज। लेकिन बनवाली केवल नाम है। बनवाली मेन रूप से हरियाणा में पड़ता है। अभी बनवाली केवल नाम है, इसमें कोई चीज़ बनल नहीं था। इसमें सड़क टेढ़ा मेढ़ा था, इसमें नाली नहीं बना था, हुआ था, कुछ नहीं बना हुआ था। बस यही है। रोपर और बनवाली हो गया। हल मिला है यहाँ से मिट्टी का। हाँ, अच्छा, टेराकोटा का सिक्का मतलब समझते हैं आप लोग? टेराकोटा का सिक्का मतलब मिट्टी का सिक्का बनाया जाता था पहले, तो उसी को टेराकोटा का सिक्का कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा ना कि टेराकोटा का सिक्का का साक्ष्य कहाँ से मिला? बनवाली से। हॉल का साक्ष्य कहाँ से मिला? हॉल सबसे पहला बार बनवाली से मिला था, ये जान लीजिए आप। मिट्टी का, हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है। मिट्टी का हॉल। राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा मतलब राखीगढ़ी जगह का नाम है। सिंधु घाटी के सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। बोलिए आगे पर। काली ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन था? नौदाटोली। बोल दिए। नादाटोली का उत्खनन संकलिया ने कराया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तांबा के औजार मिला था। तो इसे मध्य प्रदेश में था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा तांबा का औजार मिला था, तो इसे ताम्रपाषाण का सबसे बड़ा स्थल नौदाटोली को कहा जाता है। अब ढेर सारा मृतकों को दफनाने को काची कहते हैं? इसे मेघालिथ कहते हैं। हो गया। अब विंध्य क्षेत्र से किस शैल क्षेत्र से सर्वाधिक कंकाल मिला? जैसे विंध्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। अब यहाँ से सबसे किस शैल क्षेत्र से सर्वाधिक कंकाल मिला? बताओ। लोखिया शैल क्षेत्र से सर्वाधिक कंकाल मिला था। ठीक है। अब हो गया। अब आगे आइए हिमांशु भैया, बोलिए आगे। मिट्टी से बनी चीज़ों को हम टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा के सिक्के बनवाली से मिले हैं। पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जगह राखीगढ़ी था, दूसरा सबसे बड़ा जगह धौलावीरा था, तीसरा मोहनजोदड़ो था, चौथा हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। लेकिन पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, और यह पाकिस्तान में है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा ना कि सबसे ज़्यादा वेस्टलैंड माने खराब भूमि कहाँ है, तो राजस्थान में। वेस्टलैंड इंग्लिश इसका है, खराब भूमि हो गया हिंदी। सबसे ज़्यादा एकदम मरुस्थल, वेस्टलैंड मरुस्थल को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा वेस्टलैंड कहाँ है, तो राजस्थान में है। अब राजस्थान पाजी, राजस्थान में कालीबंगा मिला था, पता है? अब राजस्थान में कालीबंगा मिला है, तो कालीबंगा का ट्रिक का चाहिए पता है? काली बीबी चूड़ी मांगे। कालीबंगा का ट्रिक है कि काली बीबी चूड़ी मांगे, एक के थापर बिके लाल। काली बीबी को छोड़ दीजिए। काली बीबी के बाद चूड़ी मांगे मतलब समझे? चूड़ी मांगे मतलब चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला, हम ये बोलना चाहते हैं। ट्रिक तो अपना अपना बनता है, लेकिन हम ये काली बीबी चूड़ी मांगे, काली बीबी को हटा दीजिए, ये तो ट्रिक के पार्ट था एगो। लेकिन चूड़ी मांगे मतलब चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से। एक के थापर बिके लाल, एक के थापर मतलब समझे? खेत जोता हुआ खेत, एक के थापर मतलब जोता हुआ खेत ना। एक के थापर खोजल थे हम, एक के नाम अलई, एक के थापर नाम था, खोजे थे, जोता हुआ खेत था वहाँ पर। अब बिके लाल मतलब समझे? बिके नाम अलई, बीके एक ट्री का पार्ट है, लेकिन इसका नाम बीके खोजकर्ता का नाम था। यहाँ यह कर्म कांड से संबंधित है। तो पूछेगा कर्म कांड का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से। यज्ञ का साक्ष्य, ये एगो एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, यज्ञ हुआ था सबसे पहले कालीबंगा में। तो पूछेगा कि यज्ञ का साक्ष्य कहाँ से मिला, था कालीबंगा में। अब पूछेगा कि सिंधु सभ्यता वाले, अब क्वेश्चन हम बोल रहे हैं साथ में आंसर है। सिंधु
सिंधु सभ्यता वाले सुमेरु से आए थे। सुमेरु कहाँ का था? सुमेरु सभ्यता पश्चिमी मेसोपोटामिया का था या पश्चिमी एशिया में पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता कहाँ से आए थे? सुमेरु सभ्यता से आए थे। सुमेरु सभ्यता से एकदम मैच हूबहू सिंधु सभ्यता मैच करता है। और मेसोपोटामिया सभ्यता तो ग्रामीण सभ्यता था, लेकिन मेसोपोटामिया में 4 भाग था। मेसोपोटामिया सभ्यता में 4 भाग था। सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, असीरिया सभ्यता और कैटरिया सभ्यता। इसमें 4 भाग में वो सुमेरियन सभ्यता था ना, थोड़ा सा शहरी सभ्यता था, तो इससे सिंधु सभ्यता से मैच कर जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता कहाँ से आया था? तो सुमेरियन सभ्यता से, सुमेरु से आए थे। और यह कहाँ था? पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता का एक पार्ट था। अब पश्चिमी मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में पड़ता है पश्चिमी मेसोपोटामिया। पश्चिमी मेसोपोटामिया पश्चिमी एशिया के इराक में ना है। सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी रहती थी? पूरब से पश्चिम। अब सिंधु सभ्यता की सड़कें पूरब से पश्चिम रहती थी। पूरब से पश्चिम काहे रहती थी, आप बताइए तो हमको। ताकि वो साफ हो जाए हवा से अपने आप। जो अधिकतर देखिएगा ना कि यहाँ पर हवा, जैसे हमारे जो जलवायु है यहाँ पर अधिकतर हवा पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा। हवा तो सब तरह से चलता है, लेकिन ज़्यादातर हवा पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा और पश्चिम से पूरब की ओर। तो उस समय बहुत माने शहरी सभ्यता था, तो सिंधु पूरब से पश्चिम की ओर इसलिए बनाया जाता था कि हवा से जो रोड पर धूल कण कचरा रहता था वो हवा से साफ हो जाता था, उसको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ता था। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता की सड़कें किस दिशा में रहती थी? तो पूरब से पश्चिम। इसका अर्थ भी समझा दिया। अब क्वेश्चन ये भी है कि सिंधु सभ्यता की सड़कें सीधी रहती थी, एकदम सोझ, कोई ना टेढ़ लुकुर कुछ ना। अब बशर्ते, मतलब इसमें एक्सेप्शन भी है, सिंधु सभ्यता की सड़कें टेढ़ी सोझी रहती थी, सीधी एकदम रहती थी, लेकिन बनवाली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी रहती थी। सिंधु सभ्यता के एक अभी हमारा जो समाज है पितृसत्तात्मक है, पिता के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। बनवाली के भी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है और चनहुदरों को भी। तो इसमें इस क्वेश्चन है कि अभी जो हम लोग की जो सभ्यता है वो पितृसत्तात्मक है, लेकिन जो सिंधु सभ्यता था ना उस समय मातृसत्तात्मक था। उस समय माता, जैसे लेडीज का ज़्यादा वैल्यू मिलता था। तो पितृसत्तात्मक अभी हम लोग का सभ्यता है करेंट, लेकिन सिंधु सभ्यता पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में कैसा सभ्यता था, मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक? तो मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी हिमांशु भैया? भाव चित्रात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि थी। मतलब भाव, फोटो देख के पकड़ लेते थे कि आदमी, फोटो देखिए ना, ये मुंह चिल्ला रहा है, आदमी मुंह फाड़ लेता है, आदमी पकड़ लेता है कि मुंह फाड़ ले। तो इसीलिए है भाव, फोटो देखकर अनुमान लगाया जाता था। सिंधु सभ्यता का व्यापार मुख्य रूप से कहाँ होता था? तो फारस देश में होता था, ईरान में। समझे? क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था ईरान में, फारस देश में। फारस पहले नाम था, लेकिन अभी करेंट में नाम ईरान है। गाय, घोड़ा, शेर का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में नहीं है, केवल एक सिंह जानवर का साक्ष्य है, घोड़ा इस सब का साक्ष्य है। खोपड़ी का छाप। एक और है कि अभी जो 1 किलो 2 किलो का बटखारा आता है, उस समय 1 किलो 2 किलो का बाट नहीं था, उस समय डायरेक्ट 16 किलो का बाट था। तो कोई सामान कितना रहता था तो 16 किलो के बाट से तो लाता था, 16 किलो से नीचे का बाट उस समय है ही नहीं था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एगो अर्बन सिविलाइजेशन था, शहरी सभ्यता। अर्बन सिविलाइजेशन मतलब समझे, रूरल सिविलाइजेशन मतलब अथी होता है गाँव वाला सभ्यता, जैसे ग्रामीण सभ्यता, और अर्बन सिविलाइजेशन मतलब शहरी सभ्यता। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता कैसा सभ्यता था? तो शहरी सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा लाल मृदभान मिला था, गेरू वर्णीय मृदभान, गेरुआ कलर के मृदभान। गेरुआ कलर अधिकतर लाल कलर होता है, आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा मृदभान कौन कलर का मिला था? तो लाल कलर के। अब मृदभांड पढ़िए हिमांशु। मृदभांड के इंग्लिश में नाम पोट्री है, पोट्री, POTTERY। अब मृदभांड का शुरुआत वर्ल्ड में एगो फिलिंडर नाम के व्यक्ति था। पूरा वर्ल्ड में सबसे पहले यही शुरुआत किया था मृदभांड का, फिलिंडर नाम के व्यक्ति। और भारत में बीबी लाल ने शुरुआत किया था मृदभांड का। और काटी कहा जाता है मृदभांड का, बीबी लाल ने शुरुआत किया था। भारत में मृदभांड का जनक बीबी लाल को कहा जाता है, और विश्व में मृदभांड का जनक फिलिंडर को कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, यह टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच है। सही है ना? अब ठीक है।
और मृदभांड का सबसे पहला साक्ष्य नवपाषाण काल से मिला था। उसमें कृषि हुआ था तो उसी में ना मृदभांड बना था अनाज को रखने के लिए है। तो पूछेगा कि मृदभांड का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो नवपाषाण काल से। और पॉटरी की आयु निकालने के लिए जो मृदभांड का सब चीज़ का आयु निकाला जाता है, यहाँ मकान का आयु होता है 99 साल, तो सब चीज़ का आयु होता है। तो पूछा है कि अथी मृदभांड का आयु कैसे निकाला जाता है, तो मृदभांड का आयु थर्मोल्यूमिनेसेंस द्वारा निकाला जाता है। थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड द्वारा मृदभांड की आयु निकाला जाता है। पोट्री की आयु थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड द्वारा निकाला जाता है, सही है ना। मृदभांडों का पहला अध्ययन व्यवस्थित रूप से कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर में, इलाहाबाद में। हस्तिनापुर हरियाणा में। पहला साक्ष्य मृदभांड के मिला है नवपाषाण काल में इलाहाबाद में मिला है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा हस्तिनापुर हरियाणा। हस्तिनापुर अव्यवस्थित रूप से मृदभांडों का अध्ययन किया गया है हस्तिनापुर में। अब सबसे पहले साक्ष्य मिला था नवपाषाण काल में, यह इलाहाबाद में सबसे पहले मृदभांड मिला था, यह भी सही है। अब सबसे पहले रासायनिक खोज मृदभांड ही था। देखा देखिए आप बता रहे हैं हम आपको। हड़प्पा सभ्यता में मृदभांड को काची कहा जाता था। मृदभांड किस कलर का रहता था, गेरू वर्णीय मृदभांड, लाल कलर का। तो पूछेगा कि हड़प्पा में कैसा मृदभांड रहता था, गेरू वर्णीय मृदभांड। वैदिक काल में कैसा मृदभांड रहता था, चित्रित धूसर मृदभांड। महाजनपद में कैसा मृदभांड रहता था, उत्तरी काले चमकीला मृदभांड, सही है। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड था, इसे ग्रे मृदभांड भी कहते हैं। और इसे प्रीमियम लोग, इसे अच्छा लोग यूज करते थे। मानव द्वारा प्रथम खोज आग की खोज था। मानव द्वारा प्रथम रासायनिक खोज काची का था, मानव द्वारा प्रथम रासायनिक खोज मृदभांड की खोज किया गया था। सबसे ज़्यादा रसायन का प्रयोग महाजनपद में हुआ था। वहाँ पर पॉलिश मराता था, मृदभांड के पॉलिश मराता था, अच्छा पेंट होता था, अच्छा स्मार्ट लगता था मृदभांडों देखे में। तब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा रसायन का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो महाजनपद में। और सबसे पहला बार रसायन का प्रयोग कब हुआ थी, मानव द्वारा प्रथम रासायनिक खोज मृदभांड था। हो गया। ताम्रपाषाण काल में महाजनपद था, पता है। वह कौन सा मृदभांड था जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा देखी गई है, उत्तरी काले चमकीला मृदभांड। वह कौन सा मृदभांड था जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा देखी गई, उत्तरी काले चमकीला मृदभांड। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। आज तक लेटना छोड़, मृदभांड पूरा खत्म हो ना वैदिक काल। मृदभांड आज खत्म कर दीजिए, इधर 47 मिनट के। मृदभांड सबसे पहले हस्तिनापुर की खुदाई में मिला था। मृदभांड की चर्चा किया गया था हस्तिनापुर में। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब तो पढ़ा हुआ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 5000 बीसी पुरानी थी। दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। यह ग्रामीण थी। आज के वक्त में इराक है, जो मेसोपोटामिया है वो आज के वक्त में ईरान है, वो ग्रामीण सभ्यता था। मेसोपोटामिया 4 भाग में बटा था। पहला सुमेरियन सभ्यता, दूसरा बेबीलोन सभ्यता, तीसरा असीरिया सभ्यता, चौथा कैट्रिया सभ्यता। अब जो मेसोपोटामिया में था ना, जैसे सिकंदर जा रहा था तो मेसोपोटामिया में रुका था, वहीं पर सिकंदर का डेथ हो गया था। तो सिकंदर का डेथ हो गया था और साथ साथ उसका घोड़ा का भी डेथ हो गया था। घोड़ा का नाम था बुके फराल। तो सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था, बुके फराल, समझे। तो बेबीलोन में जाकर सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अब बेबीलोन में ही इसकी घोड़ा का मृत्यु हो गया था, बुके फराल का। तो बेबीलोन में बुके फराल का मृत्यु हो गया था ना, तो बेबीलोन शहर के नाम बदल कर बुके फराल रख दिया गया घोड़ा के नाम पर। तो वो जहाँ मारा था सिकंदर, वहीं पर झूलता हुआ बगीचा बनाया गया। तो झूलता बगीचा कहाँ है, बेबीलोन में, इराक में अभी करेंट है, बेबीलोन इराक में। अच्छा पूछेगा कि सिकंदर का मकबरा कहाँ है, अभी के वक्त में इराक में है। बेबीलोन में मरा, बेबीलोन पुराना नाम है उसका, तो सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है, इराक में। मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा कौन था, जिसे मिस्र में सबसे ज़्यादा पिरामिड रहता है, तो मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा कौन था, फिरौन। वहाँ के नाम गजब ढंग के होता था। मिस्र क्वेश्चन पूछ देगा कि मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा कौन था, तो फिरौन था।
केमिकल का लेप लगाने की सभ्यता मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। केमिकल का लेप मतलब नहीं समझे, वहाँ पर एगो लाश रहता था, 2,000 3,000 साल वहाँ के अथी में रखा जाता था केमिकल लगाकर। केमिकल ऐसा केमिकल लगाया जाता था कि लाश को कभी सड़ता गलता नहीं था। तो केमिकल का लेप लगाने की सभ्यता मिस्र की सभ्यता में है। अब मिस्र की सभ्यता में सबसे ज़्यादा पिरामिड कहाँ देखा गया? तो गीजा में सबसे ज़्यादा पिरामिड है। मिस्र की गीजा में सबसे ज़्यादा पिरामिड देखा गया है, समझे। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता आपको पता रहना चाहिए। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है। कौन नदी? ब्लू नील और वाइट नील। ब्लू नील और वाइट और नील। ब्लू नील और वाइट नील खार्तूम के पास मिलती है। अब केमिस्ट्री की खोज किस देश की देन है? ओकरे है मिस्र के, क्योंकि वही एक रासायनिक चीज़ का खोज। नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है, तो जानते हैं नील नदी का देन किसे कहा जाता है? मिस्र को। अब मम्मी देखने का कहाँ मिला पहला बार? मम्मी मतलब लाश को मम्मी हम लोग कर रहे हैं, केमिकल का लेप लगा कर रखा जाता है बहुत दिन तक, अभी भी लाश होगा, देख लीजिएगा जाकर। विज्ञान का विज्ञान, विज्ञान का विज्ञान केमिस्ट्री को। और ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता किसका था? रोमन सभ्यता, यूरोपीय सभ्यता सबसे ज़्यादा विकसित था। रोमन का सभ्यता पश्चिमी रोमन सभ्यता में 600 ईस्वी पूर्व था। इनमें 2 गो राजा था, अगस्टस और एगो जूलियस सीजर। जूलियस सीजर। सबसे ज़्यादा विकास भूमध्य सागर के पास हुआ था इसका। अगस्टस राजा के ही नाम पर अगस्त महीना बना हुआ है, समझे। अब क्वेश्चन पूछता है पश्चिमी मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता एकदम हूबहू, थोड़ा बहुत मिसमैच होता है लेकिन हूबहू मिल जाता है। अब पूछेगा रोमन सभ्यता का सबसे ज़्यादा विकास भूमध्य सागर में मिला था। भूमध्य सागर में हुआ था, भूमध्य सागर के पास। रोमन सभ्यता 6000 बीसी पुराना है। 600 बीसी, 600 बीसी, सॉरी। जूलियस सीजर एगो अथी है, ड्रामा है। किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, जो रोम का राजा था। ईरान में फारस की सभ्यता है 500 ईस्वी पूर्व, जिसको पर्शियन सभ्यता कहते हैं। पर्शियन सभ्यता कहते हैं। फारस का अभी का नाम ईरान है, वहाँ के रहने वाले लोग फारसी कहते हैं। होंगो नदी की सभ्यता को पीली नदी की सभ्यता कहते हैं, तो चीन का शोक है होंगो नदी। अच्छा एक बात है, भारत में विलियम शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अगस्त महीना अगस्टस के नाम पर ही जानते हैं। तो आज यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, और डेली वीडियो आएगा। डेली आज जो इतना पढ़े उसके बाद से हम कल रिवीजन करेंगे खान सर का नोट्स। तो डेली वीडियो आएगा, तो बने रहे वीडियो अगर में। कुछ सही से बताना चाहते हैं, कुछ करेक्शन दूर करवाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करने का तरीका, तो बताइए, कमेंट कीजिए। और जो गलत है, जो गलत इसमें वीडियो में किया हुआ है, कमेंट कर बताइएगा। और सुधारने के लिए बताइएगा कमेंट कर कि इसमें अभी ये चीज़ का त्रुटि है। तो ठीक है, बने रहे वीडियो में। थैंक यू सो मच। काट दो ना, वहाँ से एडिट कर दिए।